जय हिंद दोस्तों। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2020 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। हमने इससे पहले 12 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के। यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप जो जाके वो पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। तो इस पार्ट 2 में हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, द यूकार्योटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। आपको पता होना चाहिए 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सेल्स, है ना। पहले क्या थी? पहले प्रोकार्योटिक थी, प्रोकार्योटिक। उसके बाद आई यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक क्या थी? उनमें कुछ ऐसे फीचर्स थे, उसके बाद वो सेल्स डेवलप हुई टाइम के साथ। प्रो मैंने यानी बहुत पहले की, पुराने ज़माने की, है ना। उसके बाद कार्योटिक, यूकार्योटिक। यूकार्योटिक में क्या हुआ? कुछ एवोल्यूशन हुआ सेल्स में। उस सेल्स से एवोल्यूशन होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई सेल्स में जो पहले के नहीं थी। तो आपको प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में पता होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है, द यूकार्योटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। द यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली, डीएनए प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी। जो हमारे क्रोमैटिन्स होते हैं, जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं वो किससे बन के मिलते हैं? क्रोमैटिन हमारा बना होता है 2 चीज़ों से, डीएनए और प्रोटीन। अब डीएनए आपको पता है डिऑक्सी, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक आरएनए होता है। आरएनए, आपको डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मैं आपको थोड़ा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, क्रोमैटिन इज अ सब्सटेंस विद इन अ क्रोमोसोम। तो ये किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किस चीज़ से मिलकर बना होता है? डीएनए से। तो ये देखिए आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है। द डीएनए कैरीज द सेल्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होता है? हमारे जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं? डीएनए में। द मेजर प्रोटीन इन क्रोमैटिन आर हिस्टोन्स। अब देखिए ये आपका क्रोमोसोम, ये जो आपका धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका क्रोमैटिन है, ये आपका क्रोमैटिन है। अब इस क्रोमैटिन में क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब ये क्रोमैटिन क्या करता है? ये क्रोमैटिन किसके अराउंड होता है? किससे मिलकर बना होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है ये क्रोमैटिन। एक तो आपका हिस्टोन, ये जो प्रोटीन है ना, और प्लस आपका ये डीएनए, है ना। तो इन 2 चीज़ों से बन के मिलता है। तो ये जो आपका डीएनए है धागे, ये जो आपका डीएनए है ये क्या करता है? इस ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड्स होते हैं जो माला होती है ना। तो माला में क्या होती है? ये माला के अंदर चारों ओर, माला के ऊपर ऐसे क्या करते हैं, एक बीड मान ली, सिंगल बीड है, उसके चारों ओर ये धागा क्या होता है? राउंड राउंड लिपट जाता है। तो उस बीड्स, फिर ये बहुत सारे बीड्स इकट्ठा होकर क्या बन जाते हैं? ये प्रोटीन बन, ये क्या बन जाते हैं? ये हिस्टोन बन जाते हैं। ये क्या होते हैं? हिस्टोन। और फिर ये धागा, ये जो डीएनए का धागा है ये लिपट जाता है बीड्स के, और फिर ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारा क्रोमैटिन। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये हमारी क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम से क्रोमैटिन निकल रहा है। क्रोमैटिन के अंदर क्या है? क्रोमैटिन के अंदर हमारे हिस्टोन्स है जो प्रोटीन बोलते हैं, है ना। उस हिस्टोन के राउंड क्या लिपटा हुआ है? ये हमारा डीएनए लिपटा हुआ है। अब जब बहुत सारे हिस्टोन, ये भी हिस्टोन, ये भी हिस्टोन, ये भी हिस्टोन, बहुत सारे हिस्टोन मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा क्रोमैटिन बनाते हैं, और उस क्रोमैटिन से क्या बनता है? हमारा क्रोमोसोम बनता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम would you place an animal with a bilateral symmetrical triploblastic body without a true internal cavity?
तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको फाइलम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइलम आपने अगर पढ़े होंगे एंड जितने भी हमारे फाइलम्स हैं उनको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर देखिए, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, दिखने में बहुत टफ होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। 14th R.H. विटेकर, आप अगर इसके जितने भी फाइलम्स आप इस फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको R.H. विटेकर का नाम जरूर सुनाई देगा। तो R.H. विटेकर ऑर्गेनाइजिंग इनटू 5 किंगडम, हमारे 5 किंगडम्स हैं। उन्होंने किस बेस पे इस किंगडम्स को डिवाइड किया? सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी डिज़ाइन। उनका बॉडी कैसी थी, सेल स्ट्रक्चर क्या था, और मतलब उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, खाना कहाँ से खाते थे वो, बॉडी डिज़ाइन कैसा था, पतले थे, मोटे थे, है ना, फ्लैट थे। तो विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम बनाए। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमलिया। तो ये हमारी क्या होगी? 5 किंगडम होगी। अब इन 5 किंगडम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये हमारा एनिमलिया, जो आपके इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये सारे क्या है? एनिमलिया है। तो एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमलिया में क्या है? सबसे पहला हमारा पूछा गया है क्या? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा के बारे में बताता हूँ, फिर आपको इसमें बताऊँ कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो पोरीफेरा क्या है? सबसे पहले पोरीफेरा देखें। पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स। तो देखिए, पोरीफेरा बनाई किससे? हमारा पोरीफेरा हमारा बना किससे है? ये हमारा बना है इसका पोर से। देखिए इसका बना है ये पोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो पोर्स हैं, पोरीफेरा विद होल्स। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, आपके घर में जो बर्तन है उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉन्ज बने होते हैं, ये स्पॉन्ज है ना। तो ऐसे ही एनिमल होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? बॉडी पे ऐसे पोर्स बने होते हैं जिनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। अब ये देखिए, ये पोरीफेरा है, ये आपका पोरीफेरा है ना। इनके ऐसे बॉडी पे क्या बने हुए? ये स्पॉन्जेस बने हुए। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे क्या है? पोर्स हो, उनको हम क्या कहेंगे? पोरीफेरा है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो देखिए, ये ज़मीन पे एक जगह फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये मोटाइल नहीं है, यानी मूवमेंट नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल यानी नो मूवमेंट। नॉन मोटाइल को याद कर सकते हैं आप, नो मूवमेंट। दूसरा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद हार्ड आउटर स्केलेटन। अब देखिए, इनका जो ये बाहर का स्केलेटन होता है, ये जो स्केलेटन होता है हार्ड होता है। अब हार्ड क्यों है? कि देखिए, जो हमारा ओशन का जो वाटर है, वो क्या है? वो बहुत हार्ड होता है। तो अब क्या करेगा ये अपने आप को बचाने के लिए, या जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है, उनसे बचाने के लिए क्या करेगा? ये अपने जो आउटर सरफेस है उसको हार्ड बना के रखता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें पता चल गई। पहले तो नॉन मोटाइल है, इनका आउटर सरफेस क्या है? हार्ड है। हैव अ पोरस बॉडी, हमने देख लिया पोर्स है। तो क्या करता है? इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा? जितना भी ये मटेरियल हमारा ये खाने का, इनके थ्रू लेगा। पोर्स ऑन द बॉडी क्रिएट ए कैनाल सिस्टम विच हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो भी इसने खाना खाया वो क्या करेगा? इसमें ये पूरी बॉडी में ट्रैवल हो जाएगा। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड टेल। अब क्या इनका आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये पूरा एक ही क्या है? पूरा एक ही फीचर है इसमें आपको हाथ, पाँव, नाक, मुंह, कान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इनकी बॉडी में, ना ही हेड है ना ही टेल है। डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए, आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं वही बता रहा था। इसमें ना हेड है, ना टेल है, ना ऑर्गन्स है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सिर्फ क्या है? इसमें एक ही बॉडी दिखाई दे रही है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जितने भी मरीन हैबिटेट है वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या पता चला? आपको इसमें पता चला कि नॉन मोटाइल है, मल्टी सेलुलर है, और उनका हार्ड स्केलेटन है, पोरस बॉडी है ना, इनकी पोरस बॉडी है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड। हेड टेल में इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो क्या ये पोरीफेरा हो गया हमारा। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा? प्लेटी हेलमिंथस। अब प्लेटी हेलमिंथस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेटी हेलमिंथस आर कॉमनली नोन एज फ्लैटफॉर्म। देखिए, आप प्लेटी हेलमिंथस को याद कर सकते हैं फ्लैट से, इसको आप याद कर सकते हैं फ्लैट वर्ड से याद करें, क्योंकि ये फ्लैट दिखते हैं। दिखने में कैसे होते हैं? देखिए फ्लैट होते हैं।
अब इनका देखिए, आपको कुछ जितने भी ये हम फाइलम पढ़ेंगे इनमें कुछ जो फीचर्स हैं वो कॉमन रहेंगे, और उन्हीं कॉमन फीचर्स के ऊपर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो वो कॉमन फीचर्स क्या है? देखिए, पहला है, आप इसको बैट से याद कर सकते हैं, या तो वो क्या होंगे, बायलेटरल होंगे, बायलेटरल बायलेटरल होंगे। उनमें क्या होगी, सीलम और असीलम। तीसरा क्या होगा, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, अब ये आपको ये इस जो आपको याद रखना है, इसमें बायलेटरल, सीलम और असीलम और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। तो प्लैटीहेलमिन्थस में क्या दिया गया है, ये फ्लैट फॉर्म है, तो फ्लैट है बिल्कुल, तो फ्लैटन बॉडी। डोर्सो वेंट्रली, तो डोर्सो क्या हो गया, डोर्सो का वेंट्रली का दो वर्ड से बना है। डोर्सो मीन्स होता है हमारा बैक से, बैक साइड, वेंट्रली यानी फ्रंट साइड। तो दोनों साइड से क्या है, चपटे हैं, ये फ्लैट है ना। तो दिखाई दे रहा है ये आपके क्या, दोनों साइड से फ्लैट होते हैं, कौन से, प्लैटीहेलमिन्थस। तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से क्या होगा, ये हमारे फ्लैट है। कॉम्प्लेक्स हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। अब आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पाँव दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये आपको इधर से कुछ हेड दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है। टिश्यूज आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम 3 लेयर्स ऑफ सेल एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, इनकी 3 लेयर्स हैं, है ना, ये 3 लेयर्स हैं, तो इसलिए क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ट्रू इंटरनल कैविटी और सीलम। अब देखिए, इंटरनल कैविटी यानी आपको कोई चीज़ ऐसी दिख गई, इसके अंदर जो खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम, कैविटी बोलते हैं। आपका पेट है, हम उस पेट में क्या है, जो खाली जगह होगी उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। तो अगर वो कैविटी है तो उसको बोलेंगे हम सीलम। तो हमारा अगर वो सीलम रहेगा तो सी आ जाएगा, और अगर नहीं है तो असीलम आ जाएगा। तो बायलेटर तो है ही, उसके बाद असीलम हो गया, तो इसमें क्या बोल रहा है, इंटरनल कैविटी नहीं है, तो ये असीलम हो जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री। अब ये बायलेटरल सिमेट्री से क्या मतलब है, ये बायलेटरल सिमेट्री ये है, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है। मान लीजिए ये आप है, मान लीजिए मैं आपको हाफ से डिवाइड कर दूं, तो आपके इधर भी कान है, इधर भी कान है, ये आपकी एक आंख है ना, ये आपका एक हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ये आपकी इधर टांगे हो गई। तो बायलेटरल सिमेट्री होती है कि आपको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, और आप फिर भी दोनों साइड से क्या देखेंगे, सेम लेंगे। यानी आपके इधर भी कान है, इधर भी कान, एक कान हो गया, इधर भी एक हाथ हो गया, इधर भी एक हाथ हो गया, इधर भी एक टांग, इधर भी एक टांग। तो ये होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो आपको इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखिए, ये बायलेटरल सिमेट्री है इसकी। ये आधे में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये एक टांग हो गई, ये एक टांग हो गई, यानी इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है, इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, बायलेटरल बोल रहे हैं। क्यों बायलेटरल बोल रहे हैं, क्योंकि ये बायलेटरल कैसे है, इसका एक तरफ एक स्ट्रक्चर है, दूसरी साइड भी सेम स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलेंगे बायलेटरल। तो आपको इन जो भी जितने भी फाइलम है, आपको कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से फीचर्स हमने देख लिया, बायलेटरल, सीलम, और उनकी स्किन या सेल कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आप इन अगर फीचर्स को याद कर लेंगे तो आपको इनको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमने इसको कैसे याद कर लिया, बैट से याद कर लिया, क्यों कैसे, बायलेटरल है, असीलम है यानी इनका कैविटी नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो हमने इन चीज़ से याद कर लिया। अगर आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इनसे इजीली बता सकते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेट से याद रखिएगा, फ्लैट, ये हो गया हमारा फ्लैट। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने। अब सॉरी, ये प्लेटीहेलमिन्थस देख लिया। अब थर्ड ऑप्शन क्या था, थर्ड ऑप्शन हमारा निडारिया। अब निडारिया को देख लेते हैं, निडारिया में क्या पूछ रहा है। निडारिया में हमारा आ गया फाइलम, इसको सिलेंडरेटा भी बोलते हैं। निडारिया का दूसरा नाम क्या है,
सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा में देखिए, द टर्म सिलेंट्रेटा डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड किलोज, किलोज विच मीन्स होलो बेलिड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या है, जिनमें क्या है, खाली जगह है बीच में, उनकी बॉडी के अंदर खाली जगह है, यानी होलो बेलिड। तो मैंने क्या बताया था, जिनमें खाली जगह हो उसको हम क्या बोलेंगे, सीलम, है ना। तो इसका नाम ही देखो, सिलेंट्रेटा बन गया, सिलेंट्रेटा बन गया, सिलेंट्रेटा। अब ये सीलम है तो सिलेंट्रेटा हो गया, तो यानी अगर हम जिसमें सी आ जाएगा, सी याद रख लीजिए, आपने एक सी याद रख लिया। अगर नहीं होता तो क्या रखते, ए, असीलम, है ना। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। हैव अ होलो बॉडी कैविटी, तो हमने ये देख लिया था पहला ही, इसमें बता रखा है। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू एंड्स, तो देख सकते हैं आप, ये एक आपका अलग एंड हो गया, ये आपका एक अलग हैंड है, ये आपका अलग हैंड है, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका हेड या टेल में, है ना, इधर ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये अलग कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी आपकी, इसमें भी कैविटी दिखा रहा है ना। तो ये कैविटी होगी आपकी। इंक्लूड्स ऑल एक्वेटिक एनिमल, तो इसमें मोस्टली कौन से आते हैं, एक्वेटिक एनिमल आते हैं। द बॉडी इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल, अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, ट्रिप्लोप्लास्टिक था, इसमें बायोप्लास्टिक, यानी दो लेयर की सेल हो जाएगी। इनर एंड आउटर लाइनिंग, तो अब इसमें कौन से आते हैं, कोरल्स आते हैं एंड सी एनिमो आते हैं। अब लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा, लास्ट ऑप्शन है एनलिडा, तो एनलिडा के बारे में पढ़ लेते हैं, एनलिडा क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करें। अब फाइलम एनलिडा, एनलिड्स में कौन से होते हैं, कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड और रिंग वॉर्म्ड, सेगमेंटेड जिनका आपका क्या हो, बॉडी सेगमेंटेड हो, देखिए ये सेगमेंटेड बॉडी है ना, ये सेगमेंटेड बॉडी है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, हेड टेल, आप इजीली डिफरेंस कर पा रहे हैं ना, ये हेड है, ये टेल है, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अब फीचर्स देखें, हैव ए सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, देखिए सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये ऐसे शेप है, सिलेंड्रिकल ऐसे शेप होती है, तो आपकी क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, आपकी शेप कैसी है, ये सिलेंड्रिकल है ना। द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड टेल, तो दिख रहा है, ये हेड है, ये आपका टेल है, ये हेड है, ये टेल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल आपको मैं बता देता, ये बी है, यानी इसको अगर हाफ से काटेंगे तो इधर भी सेम, इधर भी सेम, ये बायलेट एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो आपका बी बन गया, टी बन गया, है ना। हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी आ गई तो सी बन गया, है ना। बी टी सी याद कर सकते हो आप, जैसे भी चाहो इसको, है ना, बी सी टी जो भी आपको लगे आप इसको याद कर सकते हो। बी से होगा हमारा बायलेटरल, टी से होगा ट्रिप्लोप्लास्टिक, सी से सीलम यानी खाली जगह। तो मराइन कौन कौन से आ गए इसमें, मराइन, फ्रेश वाटर एंड लैंड एनिमल इस पे आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था। इन विच ऑफ द फाइलम फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ, एक मिनट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल, तो एनिमल की बात कर रहा है, विद अ बायलेटरल सिमेट्री, तो बी आ गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक आ गया, एंड विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी, तो जिसमें सीलम ना हो, ये सीलम है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था बैट से क्या याद रखना आपको, फ्लैट यानी प्लेटी हेलमिंथस, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही ऑप्शन हो गया बी। तो आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज, तो आपको गैसेस एक्सचेंज बताना है, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। तो रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन 2 चीज़ों से बन के होता है, मिला होता है। एक तो आपकी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग है ना, जो आप सांस लेते हैं, आप O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, प्लस आप जो रेस्पिरेशन किस पे करते हैं, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे जो आपकी ब्रीदिंग, जो आपका एनर्जी क्रिएशन होती है सेलुलर लेवल पे, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन किससे बना है, ब्रीदिंग प्लस रेस्पिरेशन से बना है। और सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन क्या होती है, जो सेलुलर लेवल पे एनर्जी क्रिएशन होती है, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में, उसको क्या हम बोलते हैं, ये पूरा क्या होता है हमारा, रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन
क्या पूछ रहा है, ये ब्रीथिंग के बारे में पूछा। ब्रीथिंग में आपका CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? क्या वो ब्रोंकाई में होता है, क्या वो नेसल पैसेज में होता है, क्या वो एल्वियोली में होता है, क्या वो ट्रैकिया में होता है? तो आपको अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे तो अच्छा, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा। ये हमारा एपिग्लोटिस हो गया, ये वाला हिस्सा। ये लैरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स हो गया। अब ये ट्रैकिया हो गया। आपको इसका सीक्वेंस भी बताना चाहिए, पहला कौन सा आता है ना। सबसे पहले एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया आ गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये ब्रोंकाइज होगी, है ना, ये ब्रोंकस होगी। उसके बाद आ गया हमारा ब्रोंक्यूल, ये वो जो पार्ट है जो ऐसे बटे हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गए ब्रोंक्यूल, ये हमारे ब्रोंक्यूल हो गए। और उसके बाद सबसे लास्ट आ गया हमारा एलिव्यूली, एल्वियोली। लास्ट हमारा क्या है, सबसे एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है, ये देखिए, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। तो एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली के जो ये एक एल्वियोली है, इसके अराउंड क्या होते हैं, हमारे कुछ कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं और CO2 ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं। तो एल्वियोली के अराउंड क्या होता है हमारा, ये कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज है हमारी। अब ये क्या करेंगे, कैपिलरीज में से जो भी CO2 भरी हुई है किस में, कैपिलरी में, वो क्या करेगी, उसमें भेज देगी, किस में, एल्वियोली में। और जो O2 रिच ब्लड है वो क्या, एल्वियोली क्या करेगी, उस कैपिलरी के अंदर भेज देगी। यानी एल्वियोली क्या करती है, ब्लड से CO2 ले लेती है और जो हमने सांस के द्वारा O2 ली होती है वो ब्लड कैपिलरीज में वापस भेज देती है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा एल्वियोली पे हो रहा है। तो एल्वियोली में हो रहा है, तो आपको क्या पूछा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज, कहाँ पे होता है, ये हमारा एल्वियोली में होता है। तो सही आपका आंसर क्या है, आपका एल्वियोली। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट इज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है हमारे पास एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, इसमें सबसे करेक्ट आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारा वो हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड द्वारा सेक्रेट किया जाता है और जो क्या करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, इन तीनों चीज़ों के लिए हमें रेडी रखता है। तो इसको FFF, है ना, FFF हार्मोन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन हमारा सही आंसर है। बाकी के बचे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं अगली स्लाइड में। द एड्रेनलिन मेडुला, देखिए एड्रेनलिन मेडुला के द्वारा छोड़ा था, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर आपको मिल जाएगा ये एड्रेनल ग्लैंड। इसका देखिए, हम एड्रेनलिन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एपिनेफ्रिन, और एक दूसरा होता है नोर एड्रेनलिन, जिसको नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। Adrenaline is secreted by in response to stress of any kind of and ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जब आपकी लड़ाई होती है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एड्रेनलिन आपका बॉडी में रिलीज हो जाएगा। इसको फाइट, फ्राइट और फ्लाइट का नाम से जाना जाता है। FFF हार्मोन है ये हमारा FFF हार्मोन है। अब इसके एक्शन देख लेते हैं क्या क्या करता है। कंट्रोलिंग द हार्ट रेट, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, एक्सपेंडिंग द एयर पैसेज ऑफ द लंग्स, एनलार्जिंग द प्यूपिल, जो आपका आँख की पुतली होती है उसको इंक्रीज करता है। अब थायरोक्सिन के बारे में देख लेते। थायरोक्सिन हमारा एक ऑप्शन था, आपका सही ऑप्शन एड्रेनलिन ही है, लेकिन बाकी पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। थायरोक्सिन क्या है, ये ऐसा हार्मोन है जो थायराइड, जो हमारा ग्लैंड है गले में रहता है, वो सेक्रेट करता है। इंसुलिन हमारा क्या है, जो हमारी किडनीज है वो इंसुलिन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन्स। ये क्या करता है, हमारे जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करता है। ये क्या कर देगा, जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन।
ये इंसुलिन का काम होता है। अगर आपको इंसुलिन की कमी होती है क्या होता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ आपको हो जाती है अगर इंसुलिन की आपकी बॉडी में कमी हो जाए। और लास्ट है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको, आपके जो टेस्टिस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, ये आपको जो आपके मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपकी बॉडी पे हेयर है ना, आपके फेशियल हेयर, इन सब को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में रिलीज किया जाता है। कौन से टेस्ट, जो हमारे टेस्टिस रहते हैं, जो टेस्टिस ग्लैंड रहते हैं, उनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th में हमारे पास आ जाएगा। 17th में क्या पूछ रहा है, 17th में पूछ रहा है, इन ह्यूमन बींग्स सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनापेज बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। देखिए साइनापेज क्या होता है, जो दो नर्वस सेल रहती हैं, जो नर्व सेल रहेंगी, इनके बीच में जो गैप है, जो हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं उनके बीच में जो गैप है, इसको हम साइन पेज बोलते हैं। अब इस साइन पेज को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे गैप है, तो इसको जो क्रॉस करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल, न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल, नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल, या एक्सियन ऑफ नर्व सेल। तो इसका सही आंसर रहेगा एक्सियन ऑफ नर्व सेल। तो मैं आपको नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और फिर हम इसको देखेंगे। ये देखिए, ये पूरा हमारा नर्व सेल है। नर्व सेल में क्या है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन। ये हमारा, ये जो आप छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। ये डेंड्राइट क्या करते हैं, ये डेंड्राइट इधर से आपका क्या लेंगे, ये सिग्नल लेंगे, दूसरी नर्व सेल से सिग्नल लेंगे। तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल आएगा, यहाँ से सिग्नल, ये पूरा सिग्नल लेंगे यहाँ से। ये इन्होंने पूरा सिग्नल ले लिया और ये फिर क्या करेंगे, ये सिग्नल ऐसे प्रोसेस होते हुए जाएगा कहाँ पे, इसमें। और फिर ये इसको एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। ये एक्सोन का टर्मिनल है, यानी एंड एक्सोन है, ये एक्सोन का टर्मिनल। तो यहाँ से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से फिर ये क्या करता है, एक ऐसे केमिकल छोड़ता है जो साइन पेज गैप, यहाँ पर मान लीजिए साइन पेज गैप है, तो इसको क्रॉस करके दूसरी नर्व सेल में चला जाएगा। ये इस नर्व सेल का न्यूक्लियस है। जो ये सेल बॉडी है, इसको सोमा बोलते हैं। ये इसका जो एक्सियन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लेयर बनी हुई है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। देखिए अभी दिखा रखा आपको, ये डायरेक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करने का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया इसमें, एक्सियन ऑफ नर्व सेल। तो ये एक्सियन है इसका, नर्व सेल का एक्सियन ही क्या करता है, हमारा साइन पेज को क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। तो प्लेटलेट्स हमारे किस लिए काम आते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑटो ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, फेगोसाइटिस, किस में काम आते हैं, इसका सही आंसर है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हम प्लेटलेट्स बोलते हैं ना, बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स गिरने लग जाते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे किस लिए काम आते हैं, वो हम जब भी हमें कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई चोट लग जाएगी, तो उसमें ये हमारे प्लेटलेट्स काम आते हैं। तो प्लेटलेट्स बनते कैसे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो जब भी आपको कोई डीप वुंड होगा, है ना, आपकी बॉडी में चोट लगेगी, तो आपके ये प्लेटलेट्स बनेंगे। तो प्लेटलेट्स बनते कैसे, सबसे पहले एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। अब ये वो प्लेटलेट से ही निकलेगा, जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं उससे क्या निकलेगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम जो आयन्स रहते हैं उनकी प्रेजेंस में, किसकी, याद रखिए इस प्रोसेस को एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उसमें कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब ये एक हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन निकलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले प्रोथ्रोम्बिन था, ये इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अब ये एक्टिव हो गया।
तो आपको याद रखना, आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कौन कन्वर्ट करता है? कैल्शियम आयोन। अब आगे हमारा एक चीज़ और रहती है, फाइब्रोजेन। अब फाइब्रोजेन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा? ये हमारा आ गया थ्रोम्बिन। तो ये फाइब्रोजेन इनएक्टिव है और फाइब्रिन एक्टिव है। तो इसको इनएक्टिव से एक्टिव में किसने बनाया? थ्रोम्बिन में। तो आपको याद रखना है, फाइब्रोजेन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। अब ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? फाइब्रिन है एक, तो एक फाइब्रिन हो गया हमारा, ये फाइब्रिन। अब ये जो चेन बनाएंगे फाइब्रिन, इस चेन को क्या बोलेंगे हम? इसको हम फाइब्रिन पॉलीमर बोल देते हैं। तो फाइब्रिन पॉलीमर, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलकर क्या करेंगे? आपके ब्लड को क्लॉट कर देंगे, यानी ब्लड को रोक देंगे बहने से। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसकी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, यही मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19th. An electron and a photon have the same de Broglie wavelength. It implies that they have the same, क्या होगा इसमें? लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th या 12th क्लास में है। तो जो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मोस्टली 10th तक हमें करनी है। तो आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके 11th या 12th के कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, तो आपको वो उन पे ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ 10th तक ही जाना है। तो इसका सही ऑप्शन वैसे लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जो सिर्फ सीधा एक डायरेक्शन में हो। तो जो लुइस दे ब्रोगली हैं, लुइस दे ब्रोगली, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में, जो क्वांटम मैकेनिक्स होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है लुइस दे ब्रोगली का। उसने कहा था कि जो हमारा कोई भी मैटर रहेगा, मैटर मान लीजिए कोई भी मैटर है, मैटर, उसमें क्या रहता है? उसमें पार्टिकल और वेव्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो ये उसी पे बेस्ड है। तो आपको बस इसका इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि लुइस दे ब्रोगली ने बताया कि पार्टिकल और वेव का ये होता है कॉन्सेप्ट। इसमें कोई मैटर रहेगा, उसमें पार्टिकल भी रहेंगे और वेव्स भी रहेंगे। तो उन्होंने उसी वेव्स के बारे में वो अपनी एक वेव लेंथ दी थी। तो वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, उसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20th में क्या पूछा है? ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन दे रहे हैं बल्क मॉड्यूल्स, शेयर स्ट्रेन, वॉल्यूम इफेक्ट, सरफेस टेंशन। इसका सही ऑप्शन रहेगा सरफेस टेंशन। देखिए ऑयल एंड वाटर क्यों नहीं मिलते आपस में? देखिए जो वाटर रहता है, वाटर क्या है? पोलर रहता है। वाटर क्या है? एक पोलर है। पोलर यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जो हमारा ऑयल है, ऑयल क्या है? ऑयल सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला, उसके पास और कुछ नहीं है, वो नेगेटिव ही है, उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और ये नॉन पोलर है। तो जो भी मैटर रहेगा, मैटर कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए, उनकी जो प्रॉपर्टी यही रहेगी कि पोलर प्लस पोलर ही मिक्स होंगे, नॉन पोलर और नॉन पोलर ही मिक्स होंगे, है ना? नॉन पोलर मिक्स होंगे, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये क्या है? ऑयल और वाटर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और जो वाटर का जो एक सरफेस टेंशन रहता है, ये जो वाटर है इसके ऊपर ऐसे एक ये टेंशन सी बनी रहती है, तो इसी के कारण ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। आपको मैं दिखा देता हूँ सरफेस टेंशन कैसी होती है। ये देखिए, ये आपकी जो ड्रॉपलेट है, देखिए ये जो निडल है, ये निडल पानी पे कैसे तैर रही है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर ये क्या है? ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, इनके आपस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? चिपक के रहते हैं। तो ये क्या कोशिश करते हैं कि ये एक ऐसा गोला सा बना ले। ये गोला क्यों बनता है? ये जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है हमेशा गोल क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है? ये क्या करता है? ये मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करने की
कोशिश करते हैं आपस में जितना क्लोज हो सके, है ना। जब आपको ठंड लगेगी तो क्या करेंगे, आपको जब ठंड लगती है तो आप कोशिश करेंगे कि सारे एक जगह इकट्ठा हो, जैसे जैसे होता है ना गर्मियों सर्दियों में भेड़ आपस में एक साथ इकट्ठा होकर बैठ जाएंगी। क्यों बैठती हैं, क्योंकि उनको सर्दी से बचना होता है, तो बिल्कुल टाइट होकर बैठ जाएंगे। तो आप इमेजिन कर लीजिए वाटर ड्रॉपलेट ऐसी है, उसमें बहुत सारी भेड़ बकरी है, वो क्या करेंगे आपस में एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाएंगी, जिससे क्या होगा उनको सर्दी नहीं लगेगी और वो कम से कम एरिया सरफेस एरिया घेरेंगी। तो ये हमारा क्या है हो गया इसका सही ऑप्शन सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन। तो देखिए ये इसमें क्या होगा, एट ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस को एग्जिस्ट। तो पहला ऑप्शन है लिक्विड फेस, सॉलिड फेस, वेपर फेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सही ऑप्शन है इसका डी। तो ये तीनों सही हैं, इसमें लिक्विड फेस में भी रहेगा, सॉलिड फेस में भी रहेगा और वेपर फेस में भी रहेगा। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस जो रहता है उसका यहाँ पे या तो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस रहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो तीनों पॉइंट पे ही तीनों फेस में एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी सब्सटेंस को देख लेते हैं, मान लीजिए वो सॉलिड है, सॉलिड से अगर वो गैस में डायरेक्ट बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमाइजेशन। अगर वो गैस से सॉलिड बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट हो कि ये सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, वो तीनों फेस में एक साथ एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट रहते हैं सब्सटेंस के, जैसे अगर कोई भी सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। अगर वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ गैस है, गैस से अगर वो लिक्विड बनेगी तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। अगर वो वेपराइज्ड होगी, है ना, लिक्विड से गैस में बनेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। ये हमारा प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपको सब सेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका डी। अब 22 देख लेते हैं। 22 पूछ रहा है लेटेंट हीट कोरस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट। क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट क्या रहता है। अगर जब मान लीजिए किसी भी चीज़ में हम लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हीट सप्लाई हो रही है तो उसमें क्या, अगर हीट सप्लाई हो रही है तो अगर वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और या लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसमें कोई चीज़ कांस्टेंट रहनी बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट क्यों रहती है, उसका क्या कारण है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। लेटेंट हीट कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, वॉल्यूम ओनली, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर ओन। तो इसका सही आंसर है टेम्परेचर ओनली। तो इसमें क्या होता है, जो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट इसमें होती है, लेटेंट हीट इसको बोलते हैं छुपी हुई, जो आपको दिखाई ना दे। तो ऐसा क्यों बोला गया इसको कि ये दिखाई नहीं दे रही है, छुपा हुआ क्या है इसमें। तो मान लीजिए, देखिए आपको एक डायग्राम की इससे समझा देता हूँ। ये आपका कोई चीज़, ये आपका सॉलिड है, सॉलिड में हमने क्या किया, आइस ले ली है, आइस है, आइस में हमने कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, हीट सप्लाई हो रही है धीरे धीरे, है ना, इसमें हीट सप्लाई हुई। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए आइस है, इसका अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए हम उस पर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेम्परेचर है अब कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हीट इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट कॉन्स्टेंटली दी जा रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। क्यों, इसका क्या कारण है, क्योंकि जो कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाइंड है किसी फोर्स से, कोई फोर्स है। अब इस फोर्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है,
ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है? जो हम एक्स्ट्रा हीट अप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी इस फोर्स को तोड़ने में चली जाती है। तो ये फोर्स जो टूटता है वो एनर्जी वहाँ यूटिलाइज होती है। इसलिए हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन क्या होता है ऐसा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट चला जाता है। देखिए यहाँ पे आपने कंटिन्यूसली हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट जा रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो एनर्जी है ये किसको कहाँ इस्तेमाल हो रही है? वो जो बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सेम इसमें होता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। इसको क्या बोलता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट व्हाइल सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। आपको क्या याद रखना है, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब अब लिक्विड से, लिक्विड में भी हमने सेम चीज़ की, लिक्विड में हमने सेम चीज़ की, आपने कांस्टेंट हीट सप्लाई की, आप हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो आप जब वो एनर्जी दे रहे थे तो सेम चीज़ क्या होगी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जो इनका बॉन्ड था, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ने में, है ना, इसको ब्रेक करने में वो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यूज़ कर रहा होगा, और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी ये क्या हो गया, वेपर होके उड़ गया हवा में। टेम्परेचर इज कांस्टेंट व्हाइल लिक्विड चेंजेस टू गैस। तो हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया। तो इसका सही आंसर क्या है? टेम्परेचर ओनली। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? बिकॉज ऑफ जो एनर्जी है, जो हीट हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सही है ये। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन वो गलत है। तो उसको किसके लिए मिला था? अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बिलो विच दिस इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। यस, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी उसका एक कोई मेटल रहेगी, उसके ऊपर अगर जब हम कोई इंसिडेंट करेंगे कोई लाइट, तो उसके कोई फ्रिक्वेंसी रहेगी, उसकी कोई फ्रिक्वेंसी रहेगी। अगर वो फ्रिक्वेंसी कम होगी उससे, तो वो इफेक्ट उसमें नहीं देखा जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास एट अ फ्रिक्वेंसी वी, अगर मोर देन वी ओ होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टिक इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने दो लाइट्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, ये मान लीजिए इसमें थोड़ा ये वाला है हमारा एक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली, इसमें आपको फ्रिक्वेंसी कम दिख रही है, तो ये कह रहा है कि उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि आपका जो भी लाइट आप अगर जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की आप लाइट उस पर इंसिडेंट करेंगे किसी मेटल पे, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। और फोर्थ दिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें नोट पूछा था, तो इसमें ये नोट ये गलत है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। देखिए मान लीजिए हम कोई लाइट रेज इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, ये कोई मेटल है, मेटल पे हमने या कोई मेटल लीजिए, मेटल बोलते हैं, मेटल पे हम करते हैं। तो ये लाइट रेज हमने अगर मेटल पे इंसिडेंट की, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहाँ से एमिट हो रहे हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या करते हैं, जब भी उन पर कोई हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो वो जो लाइट रेज आ रही हैं उनसे जो एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेके उस एनर्जी से ये अपना जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, वो उससे उस बॉन्ड से निकल जाते हैं, और उस बॉन्ड से निकलने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। देखिए अब इसमें ये बता रखा है, पहला इसमें बता रखा है। देखिए ये अगर हम रेड लाइट को करते हैं, तो रेड लाइट से हमने क्या किया, रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ।
अब ग्रीन लाइट की रेड लाइट से ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी। अब उससे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए लेकिन एनर्जी कम थी। ब्लू लाइट की उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए, इजेक्ट हुए। तो फोर्थ ऑप्शन इस पे ये आपको फोर्थ ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे जैसे हम उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा ही इजेक्ट वहाँ पे होंगे। अब इसमें ये देखिए कुछ इसके फैक्ट है। द फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक टू ओकर, क्या हमारा, अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर करना है तो हमें क्या करते हैं, द इंसिडेंट ऑफ सरफेस ऑफ द मेटल, तो कोई लाइट हमने सरफेस पे ली, मस्ट कैरी सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो एटम्स रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए क्या करेगा, वो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए उसमें, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो ये तोड़ के बाहर निकल जाए। द मिनिमम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हमने देखा था पीछे कुछ हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। फॉर फोटोन टू पोजेस एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इट फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी उस जितनी फ्रिक्वेंसी होगी तभी उसमें उतनी एनर्जी आ पाएगी। तो ये सारा उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको पीछे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसका सही आंसर क्या है हमारा, ये वाला, इसका हमारा आंसर है सही, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। अब 24 में क्या पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो देखिए क्लोरीन एटम का ये हमसे मास पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या होता है, जितनी भी किसी भी एटम की, जो भी आपका एटम रहेगा उस एटम की आपको जितनी भी आइसोटॉप्स हैं उन सारे आइसोटॉप्स को ले लेना है। तो क्लोरीन के केस में 2 आइसोटॉप्स रहती हैं, 35 नंबर उसका मास रहेगा एक का, और एक का 37 रहेगा। तो ये इनके 2 मास है। अब इन दोनों मासों का जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है, 3:1 रहता है नेचुरल में, जो 3:1 में पाई जाती है। तो इनका हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं ऐसे, 35/3/4 प्लस 37/1/4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा इसका समथिंग 35.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर किसी का एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, उसकी जितने भी आइसोटॉप्स हैं उस आइसोटॉप्स को ले लीजिए, और उनका अगर जो कुछ रेशियो दिया रहता है आपको रेशियो याद करना होगा, उस रेशियो को आप इसमें पुटअप करके आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको इससे पहले देखना पड़ेगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए हेट्रोसाइक्लिक में क्या जाता है, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि किसी भी ये जो रहते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, यहाँ पे हर जगह कार्बन का मॉलिक्यूल अटैच रहता है। ये कार्बन 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 है ना, यहाँ पे भी कार्बन, तो ये कार्बन है, ये तो ये हाइड्रोसाइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक मीन एक रिंग स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसे ये रिंग स्ट्रक्चर बना है तो इसको बोलेंगे साइक्लिक, तो ये साइक्लिक हो गया। अब अगर हेट्रो आना है तो उसके जगह यहाँ पे जो आपको कार्बन है, कार्बन की जगह आपको क्या दिया रहना चाहिए, कार्बन की जगह आपको कुछ दूसरा एक क्या देना चाहिए, हेट्रो एटम दिया होना चाहिए। हेट्रो एटम बोलते हैं जिसको, हेट्रो एटम दिया होना चाहिए। हेट्रो एटम किसका हो सकता है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की जगह हम क्या रख दें, नाइट्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक में क्या आ गया, यानी रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, रिंग स्ट्रक्चर और प्लस हेट्रो एटम, ये हो गया हमारा क्या, हेट्रोसाइक्लिक। अब एरोमेटिक का क्या मतलब है, एरोमेटिक का देखिए, एरोमेटिक का ये पाई बॉन्ड, अगर उसमें पाई बॉन्ड है साथ में आपका हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ, अगर ये पाई बॉन्ड है या डबल स्ट्रक्चर है तो हम उसको कह देंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें से देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ट्रोपोलिन हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा ट्रोपोलिन का, ये हमारे पास ट्रोपोलिन का स्ट्रक्चर है, ये आ गया हमारा ट्रोपोलिन का स्ट्रक्चर। अब देखिए ट्रोपोलिन क्या इसको फॉलो कर रहा है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को। हाँ देखिए साइक्लिक तो है, बिल्कुल साइक्लिक है क्योंकि ये एक रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये तो साइक्लिक है। क्या अब ये हेट्रो है, हेट्रो होता तो यहाँ पे भी हेट्रो है क्या, ये हेट्रो है नहीं, ये हेट्रो नहीं है क्योंकि इसमें हर जगह कार्बन
कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो ये पूरा रिंग किसका बना है? ये कार्बन का बना है। तो ये हमारा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया पहला, ट्रोपोलिन। तो ये ट्रोपोलिन का हमारा क्या था? ये स्ट्रक्चर था। बी देख लेते हैं, फुरान। फुरान में देखिए, फुरान में दिया हुआ है आपको। फुरान में क्या ये, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंडीशन, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल, ये रिंग्स दिए हुए हैं, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। क्या ये हेट्रो है? बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल, यहाँ पे पाइप बॉन्ड्स दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये एरोमेटिक हो गया। जहाँ एरोमेटिक के लिए पाइप बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे पास थियोफिन? थियोफिन ऑप्शन है तीसरा, हमारे पास थियोफिन ऑप्शन है। क्या थियोफिन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है? चेक कर लेते हैं, रिंग है, हाँ बिल्कुल रिंग हो गया, ठीक है। तो ये साइक्लिक हो गया, हेट्रो है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये भी कार्बन, और ये क्या हो गया? एक हेट्रो एटम आ गया सल्फर का। ये हमारा क्या है? हेट्रो एटम आ गया सल्फर का। तो हेट्रो एटम हो गया, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे पाइप बॉन्ड आ गया। तो ये पायरोल भी दिया हुआ है। पायरिडीन का, ये हमारा पायरिडीन का आ गया स्ट्रक्चर, है ना। पायरिडीन का स्ट्रक्चर है ये किसका है? पायरिडाइन का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। तो पायरिडीन में क्या है? क्या देख लेते हैं, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये अलग है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। क्या एरोमेटिक है? बिल्कुल, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, पाइप बॉन्ड। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए।